गांव का गरीब सड़कों पर चलता है, गड्ढे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता। साइकिल से वो आता है, अपने सब्जी और कृषि उपज को लेकर के मंडी में आता है, उसकी हालत देखिए। सुबह दूध का बट्टा लेकर के जब वो आता है तो किस तरीके से अपने दूध को मंडी में बेच करके वापस जाता है, उसकी स्थिति को समझिए। लड़के लड़कियां साइकिल से अपने कॉलेज स्कूल जाती हैं, उनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से 76 लोकसभा से घोषित प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी हैं। आइए जो है वार्ता करते हैं जिस तरीके से इन्होंने प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। सबसे पहले आपको जनता की आवाज न्यूज चैनल की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाने पर शुभकामनाएं। किस तरीके से इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आपको मिली है इसको निभाने जा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने भरोसा दिलाया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरी पूरी टीम की कोशिश रहेगी, पूरी हमारे बनारस और चंदौली के समाजवादियों की कोशिश रहेगी कि इस भरोसे को कायम रखते हुए और यहाँ पर चंदौली की जीत सुनिश्चित हो। कैसे जो है सुनिश्चित की आप सर बात कर रहे हैं, वही 2014 और 2019 का जो परिणाम रहा, 2 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती आई है, तो किस तरीके से इस समीकरण को आप बदलने का क्या जो है आपका रणनीति होगा और जमीन पर पीडीओ को कैसे उतारने जा रहे हैं, जो आपके नेता अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं? आपने स्वयं पीडीए की बात कही, तो पीडीए की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से सीधा है। पीडीए में वे लोग हैं जिसको इस सरकार में न्याय नहीं मिला। हमारे क्षेत्र की जो गरीब जनता है, किसान है, पिछड़ा है, गरीब है, दलित है और अल्पसंख्यक है, शोषित वर्ग है, जो आज अन्याय से वंचित है, वो एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ेगा। उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठे वादे और आडंबरों के सहारे चुनाव लड़ती है, जबकि गांव में आप चले जाइए, 80% जनता जो गांव में रहती है, गांव की सड़कें खराब है, गांव में प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। ये सरकार की नीयत नहीं है ठीक कि गांव के लोग शिक्षित हो, गरीब शिक्षित हो, ताकि वो अपने अधिकार की मांग कर सके। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने पीछे रखा है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप जाएंगे, नरवन और महाइच परगना जो चंदौली का जो एक सुदूर क्षेत्र है, यदि वहाँ जो है कोई अचानक बीमार पड़ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो चंदौली में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसका शीघ्र इलाज करा करके उसकी जान बचा दिया जाए। डॉक्टरों की कमी है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, जबकि ठीक इसके विपरीत समाजवादी पार्टी का नारा था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, और महंगाई और बेरोजगारी की हालत आपसे छिपी नहीं है। चंदौली के किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। हर घर में 2 से 4 बेरोजगार बच्चे ग्रेजुएट होकर के आज सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको कोई पुरसा हाल नहीं है। सर, आप जो है इतनी कमियां गिना रहे हैं, तो 2 बार से जो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो उस समीकरण में आपने क्या अध्ययन कर जो आगे के चुनाव में आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, सुधार करेंगे? देखिए, जो सारी बातें हमने बताई है, भारत और चंदौली की जनता बड़ी स्वाभिमानी जनता है। इनके लुभावने नारों पर आकर के विश्वास किया और एक बार नहीं 2 बार उनको अवसर दिया। हमारा सांसद जो चंदौली का है, भारी उद्योग मंत्रालय उसके पास है, उससे बड़ा मंत्रालय उद्योग के क्षेत्र में कोई नहीं है। अगर वो जरा सी निगाहें भारतीय जो रोजगार की तरफ अगर वो रखता, तो बड़े से बड़ा उद्योग लगा करके चंदौली के क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार देने की, नौकरी देने की दिशा में वो बहुत बड़ा काम कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक छोटा सा कारखाना भी
भारी उद्योग के मंत्रालय के माध्यम से चंदौली क्षेत्र में नहीं लग सका। तो ऐसी परिस्थिति में जनता एक बार गुमराह हो सकती है, 2 बार गुमराह हो सकती है, इस जनता को आप बार-बार गुमराह नहीं कर सकते। आप जमीन पर अब जाने वाले हैं, जनता के बीच जाने वाले हैं, तो जनता से आप किस मुद्दे पर, किस आधार पर अपने पक्ष में जो है वोट मतदान करने के लिए अपील करेंगे? क्या मुद्दा होगा और जनता को क्या बताएंगे आप? हम जमीन पर अब जाने वाले नहीं हैं, हम जमीन से ही पैदा हैं। हम किसान के बेटे हैं, हमने खेती किया है, गांव से पढ़ाई किया है, हम जानते हैं हर चीज़। किसानों की कठिनाई क्या है, उनकी दिक्कतें क्या है, एक मजदूर किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने गरीब को वोट का अधिकार दिया, संविधान दिया, जिसके आधार पर आज गरीब सर उठा करके चल सकता है। लेकिन गाहे बगाहे आरएसएस और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस संविधान को खत्म करने की बात कही जा रही है। सारे लोग चिंतित हैं कि जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा तो गरीबों को न्याय दिलाने का कौन सा रास्ता होगा। तो इसलिए सब अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं, इस देश के लोकतंत्र के लिए चिंतित हैं। तो उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए वो ये लड़ाई लड़ेंगे। आपको मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना क्यों नहीं कराती है? जनसंख्या जनगणना करा देगी तो उसी दिन पता चल जाएगा कि किसकी संख्या कितनी है। और जब ये पता चल जाएगा गरीबों को, तो इस देश के संसाधनों पर वो अपना अधिकार मांगेंगे, और ये सरकार अधिकार देना नहीं चाहती है। जीएसटी के माध्यम से गरीबों का जो पैसा इकट्ठा करती है अपने मित्रों को देती है। वो गरीबों का कर्जा माफ करने के लिए उनके पास धन नहीं है। गरीबों के यहाँ 10,000 रुपये बकाया हो जाए तो तहसीलदार कुर्की के लिए चला जाता है। बिजली की स्थिति ये है कि 10-10 गुना बिजली जो है, बिजली के बिल आ रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, थाने पर कोई नेता पैरवी कर नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार नहीं है, केवल बड़े आदमियों की सरकार है। वही भारतीय जनता पार्टी अब इतना वो है, जीत के लिए आश्वस्त है, 400 पार का नारा लग रहा है, तो इसको जो है, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी 400 पे लड़ी नहीं रही है तो 400 पार कैसे करेगी? आप खुद समझ लीजिए कि इनके जो है नारे कितने खोखले हैं। जब वो चुनाव इतने पे नहीं लड़ रहे हैं तो वो पूरी 400 पार होंगे कैसे? गठबंधन पूरा जोड़कर वो लग रहा है, बता रहे हैं। कुछ जोड़ लीजिए। दक्षिण भारत की आधी सीट पर आधे भारत में तो ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो कहां से इनकी सीट आ जाएगी? तो ये सब केवल बरगराने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, आज की खबर नहीं है और भविष्य की बात करते हैं। आज जो है कि पहले 55 करोड़ कर्ज था, आज लगभग 200 करोड़ 200 लाख करोड़ जो है देश पर कर्जा हो गया है। एक व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्जदार जो बच्चा पैदा होता है, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्ज लेकर के पैदा होता है। ये कौन सी बात करेंगे? वही जो है, जो जिस लोकसभा से आप आते हैं, चंदौली किसानों और नौजवानों के लिए जाना जाता है और कृषि का क्षेत्र है, तो उनके मुद्दे को जो है किस तरीके से आप उठाने वाले हैं और उनके बीच में किस तरीके से आपका क्या रणनीति होगा कि उनको समझाएंगे? देखिए, किसानों के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका दाम नहीं मिल रहा है, उनकी लागत नहीं निकल रही है, दवाई खाद के दाम महंगे हो गए हैं, लागत नहीं आ रही है, खरीदारी कायदे से नहीं हो रही है। वही नौजवानों के लिए आप जानते हैं कि जो किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, वही फोर्स में जाने की तैयारी करता है, मिलिट्री में जाने की तैयारी करता है। उनको देखा नहीं गया कि एक गरीब का बेटा मिलिट्री में जाएगा तो उसका सम्मान बढ़ जाएगा, और उसकी सम्मान की कटौती के लिए उन्होंने मिलिट्री में भर्ती बंद कर दी और अग्निवीर योजना ला करके उन लोग बच्चों को जो है कि उनके सम्मान में कटौती करने का काम किया। मान लीजिए अग्निवीर योजना का कोई बच्चा हमारे भारत माता की रक्षा करते शहीद हो जाता है, तो सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है कि उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा,
4 साल बाद उसको सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा कि वो बड़े-बड़े नेताओं के लिए बंदूक उठा करके उनकी चाकरी करे। तो क्या इसीलिए जो है हमारे सैनिक तैयारी कर रहे हैं? और रात-रात भर, दिन-दिन भर दौड़ करके परीक्षा दे के कैसे वो जो है फ़ोर्स में भर्ती होता है। तो इनको गरीबों के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। इनको बड़े उद्योगपति जो 2-3% जो उद्योगपति हैं, बस उनके लिए काम करना है। वो विकास दिखाते हैं, बड़ी-बड़ी सड़कों का, बड़ी-बड़ी उसके वो कौन चलता है? कितने परसेंट लोग चलते हैं उसमें? गाँव का गरीब सड़कों पर चलता है, गड्ढे हैं। सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं चलता। साइकिल से वो आता है, अपने सब्जी और कृषि उपज को लेकर के मंडी में आता है, उसकी हालत देखिए। सुबह दूध का बट्टा लेकर के जब वो आता है तो किस तरीके से अपने दूध को मंडी में बेच करके वापस जाता है, उसकी स्थिति को समझिए। लड़के लड़कियां साइकिल से अपने कॉलेज स्कूल जाती हैं, उनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के क्षेत्र में, गरीब की भलाई के लिए ये फेल है सरकार। वही जो है चंदौली का अगर हम समीकरण देख ले, जाति समीकरण, तो जो स्वर्ण वोट होता है वो बड़ा भूमिका निभाता है। तो जो है इस समय स्वर्ण वोट वर्तमान समय में बीजेपी का एक कोर वोट बना हुआ है, तो उसको उसमें कैसे आप सेंधमारी करेंगे? क्या कोई रणनीति है क्या आपके पास? हम देखिए समाजवादी पार्टी, हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम समाजवादी की राजनीति करते हैं। समाजवाद में सारी जातियां निहित है। जो पीड़ित हैं, दबाए हुए हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, वो चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी जात का हो, जिसको न्याय नहीं मिला है, सब पीडीए के हिस्से हैं। और वो सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी के मायावी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम वही करेंगे। लास्ट सवाल होगा, मान लीजिए चंदौली की जनता आपको जो है जीत का वो पहनाती है माला, तो चंदौली के तस्वीर को कैसे बदलेंगे और क्या आपका प्लान होगा? विकास का मॉडल क्या होगा? देखिए, हम गांव से निकले हुए लोग हैं, संगठनात्मक मेरी पृष्ठभूमि रही है। हम गांव-गांव की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। किसान के घर पैदा होने के नाते उनकी कठिनाई को जानते हैं। गरीबी से निकल कर के यहाँ तक आए हैं, मुझे मालूम है गरीबों की दिक्कतें क्या है। तो हमें किसी को बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम जब तक रहे मंत्री, हमने गाँव की, गरीबों गरीबों की और के क्षेत्र में काम किया है। ढाब क्षेत्र जा कर के देख लीजिए कि उस समय ढाब क्षेत्र की क्या हालत थी, लेकिन हमने ढाब क्षेत्र का विकास किया। गाँव के सुदूर गाँव तक बिजली और सड़कें पहुँचाई। तो मुझे मालूम है कि गाँव की कठिनाई क्या है और स्कूल शिक्षा का महत्व क्या है, और ग्रामीण बच्चों को पढ़ लेंगे तो अपने अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर चंदौली की क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से चंदौली की तस्वीर और उसकी जो है विकास की तस्वीर को हम बदलने की पूरी कोशिश करेंगे, उन्हीं के आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।